हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हाजिर हैं हम एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा में सीरीज को आगे जारी रखते हुए आज एक और लाजवाब टॉपिक को देखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध। ये बच्चों काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 25 में भैया इसको मिस किया गया है। तो यूं समझ लिए कि आगामी एग्जाम के लिए भैया कमर कस के तैयार हो जाओ। चलिए देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं, लेकिन हम एकदम आसान वाला तरीका बताएंगे ताकि आपको उलझना ना पड़े, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं। हम हमेशा से बोलते हैं भैया, ठीक है, केवल वही चीज अपने को समझना है कि भाई जो एग्जाम में पूछा जाए। और वैसे भी जितने टॉपिक हैं बच्चों, अगर आपको समस्या होती है तो भैया प्लेलिस्ट आपके लिए बना दिया है बबुआ, वहां से देख लिया करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वीडियो इधर उधर है, नहीं है, सब एक सिस्टमेटिक ढंग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। 12th फिजिक्स 2026 प्लेलिस्ट बना दिया है बच्चों, उसमें सारी वीडियो चैप्टर वाइज आपको क्रम से मिल जाएगी। बाकी वन शॉट तो आएगा ही, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है बहुत छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भाई ये समझने से पहले हम ये जान लेते हैं बच्चों कि विद्युत वाहक बल क्या है, क्योंकि एक बार ये भी एक नंबर में पूछा गया है परिभाषा। टर्मिनल विभवांतर क्या है ये भी हम देख लेते हैं, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो पहले हम परिभाषा देख लेते हैं भैया, फिर ये हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहा जाता है, ध्यान से समझना बबुआ। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या हमने बताया कि भैया जैसे कोई परिपथ है, ठीक है ना, इस तरह से मान लेते हैं कोई परिपथ है और इस परिपथ में कोई एकांक धनावेश एकांक आवेश है, जैसे क्यों है, तो इस आवेश को इस पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा, यानी इसको हम सेल से जोड़ देंगे तो सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को ही कहा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। क्या कहा जाता है भैया? सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसे ई से दर्शाया जाता है। तो यूं कह सकते हैं भैया, इसका जो फार्मूला होता है ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक, जहां पे W क्या है? ऊर्जा है। यहां पे भैया हम इसको कार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी कार्य किया जाएगा सेल द्वारा वो ऊर्जा के रूप में निहित रहता है। इसीलिए भैया ये क्या है? W यहां ऊर्जा के रूप में हम देख रहे हैं। ठीक, क्यों? क्या है? आवेश है। तो बच्चों मात्रक अगर निकालना चाहें क्या होगा? मात्रक क्या होगा भैया? तो मात्रक ध्यान से समझना। मात्रक की बात कर ले भैया, हमने बताया ना ये W क्या है? कार्य कहो चाहे ऊर्जा कहो, इसका मात्रक क्या होगा? जूल हो जाएगा। और ये क्यों क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है बबुआ? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम। या फिर बच्चों इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। विद्युत वाहक जो बल होता है इसका भी मात्रक हम वोल्ट ही कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वोल्ट में भी आएगा। समझ में आ गया? परिभाषा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं बच्चों। ठीक है, वन शॉट में तो हम सब कुछ कवर करेंगे ही, लेकिन यहाँ भी जानना जरूरी है। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा है बबुआ, उसी को अपन क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल, यानी EMF कहा जाता है। ठीक है, कभी कभार ऐसे पूछ लेगा EMF क्या है, तो याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा। अगली परिभाषा क्या है? टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है?
ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट परिभाषा नहीं है, एकदम छोटी सी है, एक लाइन में। तो भैया किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को क्या कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर। मतलब जैसे कोई सेल है, ठीक है, सेल के बीच भैया इलेक्ट्रोड ये है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जो सेल के विलयन में हम बात कर ले, मतलब जो सेल होता है, तो यूं कह सकते हैं कि जो ये घोल होता है वैद्युत अपघट्ट का, उसमें जो धातु की क्षण डूबी रहती है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड। भैया एक पे माइनस चार्ज होता है, एक पे प्लस, ठीक है, ये कैथोड हो जाता है जिस पे माइनस है, इस पे जो है ये एनोड का काम करता है, ठीक। तो यहां पर किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच, ये इलेक्ट्रोड है बबुआ, इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही क्या कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे भैया अगर हम परिभाषा देखें तो इसका भी V बराबर W/Q, ठीक है, यही होता है जो वैद्युत विभव का भैया फार्मूला होता है, वही यहां पे भी चलता है, टर्मिनल विभवांतर। बाकी टर्मिनल विभवांतर के लिए भी संबंध बताएंगे तो वहां कुछ अलग फार्मूला चलता है, ठीक है ना। वहां पे जो देखेंगे अभी V बराबर E-IR चलेगा, तो वो अभी हम निकालेंगे अलग चीज। लेकिन अगर हम देखें तो ये भी सेम ऐसे ही रहता है, ठीक। मात्रक इसका भी अगर निकालना चाहे बबुआ तो इसका भी मात्रक वही आना है, ठीक है तो विभवांतर ही, तो इसका भी मात्रक अपन क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलाम, या फिर भैया हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट, ठीक है। तो ये रहा टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ ज्यादा ही है बच्चों, ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? देखिए ये इतनी लंबी चौड़ी सी परिभाषा आपको लग रही होगी, बहुत लंबा है, डोंट वरी, हम है ना। तो भैया इसको अपन एक लाइन में भी बताएंगे कि एक लाइन में परिभाषा कैसे लिखा जाएगा इसका, ठीक है। तो हर एक चीज का सॉल्यूशन है, परेशान मत रहो कि सर इतना लंबा चौड़ा बता दिए हैं, याद कैसे होगा? अरे काहे का टेंशन, हम है तो काहे भाई परेशान होना ही नहीं बबुआ। देखिए हमने बताया कि जैसे ये घोल है, ठीक है, ये अर्ध सेल, इसमें क्या है भैया? इलेक्ट्रोड डूबा है, ठीक है, इलेक्ट्रोड इसमें डूबा है। एक पे भैया ये प्लस है, मान लेते हैं कोई माइनस है, ठीक, प्लस है माइनस है। अब यहां पे ध्यान से समझना भैया, देखिए इसमें है क्या? जैसे कोई सेल है, जब किसी सेल में बाह्य स्रोत से किसी बैटरी द्वारा जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के बाहर भैया, ये बाहर का पार्ट है बाहर, और ये क्या है? अंदर का पार्ट है। तो सेल के बाहर जो वैद्युत धारा होगी भैया, वो धन सिरे से, बच्चों यहां पे आपको प्लस दिख रहा है ना, तो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा बहती है। हमने क्या बताया कि जब किसी सेल में क्या है भैया, हम बाह्य स्रोत से धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के बाहर धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है। इतनी बात समझ में आई बबुआ। लेकिन फिर होता क्या है भैया कि सेल के घोल के जो भीतर होता है अंदर, इसमें धारा जो होती है वो ऋण प्लेट से, भैया ये ऋण है, ये धन प्लेट है, इसमें ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर धारा बहती है। यानी बाहर धन से ऋण की ओर धारा बहती है और अंदर ऋण से धन प्लेट की ओर धारा बहती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सेल का घोल होता है धारा के मार्ग में एक रुकावट पैदा कर देता है, बोले तो एक प्रतिरोध लगा देता है, ठीक है, ये स्मॉल आर होता है, कैपिटल नहीं। एक प्रतिरोध लगा देता है, एक बाधा उत्पन्न कर देता है सेल का घोल, किसमें? धारा के मार्ग में। तो इसी बाधा को ही या इसी अवरोध को ही या इसी प्रतिरोध को ही कहा जाता है आंतरिक प्रतिरोध। इसको स्मॉल आर से दर्शाया जाता है, ठीक है, सीधी सी बात। तो भैया यही तो लिखा है, भले ही इतना लंबा है बबुआ लेकिन आसान है। अब हमने फिगर से समझा दिया। तो जब किसी सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तो भैया सेल के बाहर धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है, जो कि दिख रहा है। फिर आगे लिखेंगे जबकि सेल के भीतर घोल में भैया धारा ऋण प्लेट से भैया धन प्लेट की ओर बहती है। इस दशा में सेल का जो घोल होता है धारा के मार्ग में, हमने बताया ना, एक रेजिस्टेंस यानी एक प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है, एक प्रतिरोध लगाता है भैया, जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। अब चलिए अथवा में हम अपने रसगुल्लों के लिए एक सिंपल सी परिभाषा बता देते हैं।
या अथवा में जो परिभाषा बताएंगे एकदम आसान है। यहां पे भी हमने क्या बताया कि सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न कर देता है। तो यहां पर वही चीज कि सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आई बात समझ में? है ना मजेदार, है ना भैया आसान? तो यहां पर लिखेंगे रसगुल्लों कि सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है, बाधा या रुकावट या अवरोध चाहे जो लिखो, उत्पन्न करता है, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, इसके लिए फार्मूला जो होता है I बराबर E अपॉन आर, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है ना, वो चीज अभी हम देखेंगे। समझ में आ गया तो भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब चलते, हो गया भैया, कर लीजिए इसको पहले। चलिए अब आ जाते हैं भैया, जो हमने बताया ना कि भैया निगमन जो है उसको देखते हैं। देखिए कि सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमने एक क्या है परिपथ बना दिया है, ठीक है, जिसमें भैया ये विभवांतर V लग रहा है। उसके बाद यहां पर एमीटर लगा हुआ है। उसके अलावा यहां पे एक बाह्य प्रतिरोध है। यहां पे भैया एक सेल है, ठीक है, एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है। और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है। और यहां पर एक कुंजी के को जोड़ दिया गया है। एक कुंजी, जब कुंजी को दबाते हैं यानी परिपथ को जब हम कुंजी को यानी बंद कर देते हैं तभी इसमें पूरा धारा का प्रवाह होता है, जब खोल देते हैं तो बंद हो जाता है। तो जो कुछ भी आपको इस फिगर में दिख रहा है रसगुल्लों, वो चीज हमने लिख दिया है कि माना E विद्युत वाहक बल तथा R आंतरिक प्रतिरोध, भाई E विद्युत वाहक बल तथा R आंतरिक प्रतिरोध वाली एक सेल को एक कुंजी के द्वारा किसी बाह्य प्रतिरोध से, मतलब किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया गया है भैया, जिसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है। तो जिसका प्रतिरोध R है, ठीक। जब कुंजी के को दबाते हैं या फिर बंद करते हैं, ऐसा कि जब कुंजी के को भैया दबाते हैं या बंद करते हैं बच्चों, तब परिपथ में धारा जो I है भैया वो क्या है, बहने लगती, भैया धन से ऋण सिरे की ओर बहने लगती। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे कि परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, एक एक पॉइंट करते हैं भैया। तो अब हम निकालेंगे कि परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो भैया कुल प्रतिरोध जो होगा परिपथ का, वो कुल प्रतिरोध अब क्या हो जाएगा, एक तो भाई कैपिटल आर है बच्चों, आगे ऐसे देखेंगे तो यहां जाके स्मॉल आर श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो भैया कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे परिपथ की धारा। क्या निकालेंगे भैया, निकालेंगे कि परिपथ की धारा, परिपथ की धारा या परिपथ में प्रवाहित धारा। अब परिपथ में जो प्रवाहित धारा निकालेंगे भैया, वो धारा क्या हो जाएगी, तो धारा बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, और नीचे को या कुल प्रतिरोध, ठीक है। ध्यान देना I बराबर V अपान आर हम सब ने पढ़ा है, लेकिन भैया यहाँ पे परिपथ का भैया अभी बताया ना कि जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, विभवांतर के लगभग मतलब बराबर ही होता है, क्योंकि उसका मात्रक भी वोल्ट है, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। तो यहाँ पर जो V है भैया, इसके स्थान पे ये R मतलब E लिखा गया है, विद्युत वाहक बल। तो I बराबर यहाँ पे भैया हमने विद्युत वाहक बल और नीचे कुल प्रतिरोध देख लिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा भैया,
आई बराबर विद्युत वाहक बल तो क्या है, ई है। और उसके बाद भैया कुल प्रतिरोध क्या है, तो कुल प्रतिरोध है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो अगर देखेंगे ना तो एक फार्मूला आपका यहां से भी मिल गया। अगर देखा जाए तो एक फार्मूला तो भैया यहां से भी मिल गया बच्चों, ठीक है। तो इसकी ये भी न्यूमेरिकल पे काफी चलता है। आई बराबर यहां से धारा का मान निकालते हैं, आप यहां से क्या करते हैं, स्मॉल आर का मान निकाल सकते हैं, ठीक। जब धारा दिया हो, कैपिटल आर दिया हो, स्मॉल आर का मान पूछ रहा हो, तब ऐसे निकालेंगे। बट इसको यहीं पर नहीं छोड़ते हैं, ये धारा के लिए निकला है व्यंजक, इसको आगे अपन करते हैं। आगे भैया इसको अगर हम क्रॉस इधर गुणा कर देंगे तो आई इंटू आर हो जाएगा, और प्लस का ये आई इंटू स्मॉल आर में हो जाएगा, बराबर भैया ये ई हो जाएगा। इसको अपन बच्चों इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, समीकरण 1 इसको दे देते हैं। अब हम लिखेंगे कि यदि बैटरी का यानी ये जो सेल है इसका भाई विभवांतर क्या हो, वी हो, तो लिखेंगे। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें भाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए देखिए, अब हमने क्या बताया कि यदि भैया क्या हो, ये जो बैटरी है यानी पूरा परिपथ है, इसमें जो बाह्य प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच विभवांतर V लगा हो, तो यहां पर वही लिखेंगे कि यदि यदि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब भैया ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, तो भैया ओम का नियम आपने पढ़ा है, आई बराबर वी अपान आर, है ना। आई बराबर वी अपान आर या आर बराबर वी अपान आई कर लो भैया, या फिर यहां से क्या कहते हैं वी बराबर आई इंटू आर ऐसे लिख दो, ठीक है। तो भाई सब वही चीज है, तो आगे पीछे करके चाहे जैसे आप लिख सकते हो। तो बच्चों यहां पर ओम के नियम से हम अप्लाई करेंगे, तो भैया v बराबर आई इंटू आर लिखेंगे, ठीक है। अब इसलिए क्योंकि i इंटू आर ये है, अब i इंटू आर का भैया यहां पर मान ये पुट कर देना है, तो लिखेंगे बबुआ, यहां पर लिखेंगे कि i इंटू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में भैया क्या कर देते हैं, रख देते हैं ये मान। समीकरण 1 में जब रख देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा भैया, समीकरण 1 ये है i इंटू आर, इसके स्थान पे केवल v हो जाएगा, बराबर। उसके बाद यहां पर देखिए, सॉरी बराबर नहीं करना है, यानी यहां पर तो v रख दिया, प्लस का i इंटू आर, स्मॉल में आर है, बराबर का ये e बच गया, ठीक। अब यहां से अगर v बराबर करेंगे तो भैया ये तो e रहेगा, और ये जो प्लस का है i इंटू आर इधर चला जाएगा, माइनस का i इंटू आर बन जाएगा। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा भी हमारा संबंध किसके बीच बच्चों, तो विद्युत वाहक बल जो कि E है, फिर उसके बाद टर्मिनल विभवांतर जो कि V है, तथा आंतरिक प्रतिरोध जो कि, ठीक। ओहो क्या लिख दिया, कैपिटल आर लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, भैया इधर जाएगा तो ये कैपिटल नहीं स्मॉल में ही रहेगा, है ना, कि आई इंटू ये स्मॉल में आर, ठीक। जो कि ये आई इंटू आर है भैया, ये क्या है, ये स्मॉल जो आर है आंतरिक प्रतिरोध, तो यही संबंध हो जाएगा, है ना। आसान, कुछ इसमें डिफिकल्ट है, कुछ भी कठिन लगा नहीं ना रसगुल्लों, बड़ा आसान सा टॉपिक है, ठीक है। जो कि ये भी ध्यान देना कि V टर्मिनल विभवांतर, E विद्युत वाहक बल, स्मॉल आर क्या है आंतरिक प्रतिरोध, और I क्या है धारा। तो यहां से भैया ये फार्मूला भी आपका निकल आया, जो कि यही क्या है मेन फार्मूला है इनके बीच का संबंध, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से
समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।